और भाई साहब क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी लोगों का। क्लास नंबर 5 है ये अपनी। ये जो मेंस का पेपर चल रहा है अपना जीएस पेपर 5 उसकी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले अपन ये संग्रहालय पंग्रहालय और ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। ये शिल्पकला फिल्पकला। अब अपन आगे की कथा कथा शुरू करते हैं। और आगे की जो कथा शुरू होगी आज से वो उसमें प्रश्न नंबर 16 है। और 16वां जो प्रश्न है वो ये रखा है, उत्तर प्रदेश में मुगल वास्तुकला। देखो मुगल लोग आए थे, अकबर बाबर ये सब आए नहीं थे। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या क्या आर्किटेक्चर बनवाया, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, चाहे विकास पूछ लिया जाए या विशेषताएं पूछ ली जाएं या कुछ भी पूछ लिया जाए, यही वाला आंसर घुसेड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप बढ़िया सा इंट्रो लिख देना। इंट्रो में आप कुछ भी लिख सकते हो कि मुगल वास्तुकला का प्रारंभ बाबर से होता है, शाहजहाँ के काल को इसका मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कुछ भी लिख दो, मतलब आपकी जो इच्छा है वो लिख सकते हो। मेन चीज़ होती है मेन बॉडी। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इंट्रो वाली हेडिंग नहीं डालनी होती, नहीं तो मैं हेडिंग डाल दो। हेडिंग किसी की नहीं डालनी, बस मेन बॉडी की हेडिंग डालनी है कि उत्तर प्रदेश में मुगल वास्तुकला। ठीक है। आप बस हेडिंग जो डालें वो मेन बॉडी की डालनी है, यूपी में मुगल वास्तुकला। इस तरीके से आप हेडिंग डाल सकते हो। बाकी आपको किसी भी हेडिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उत्तर प्रदेश में मुगल वास्तुकला की प्रमुख इमारतें देखते हैं अपन लोग सबसे पहले कि इमारतें ही कौन कौन सी बनी थी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और किन किन ने बनवाई थी तो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले कौन है भैया? बाबर भैया है भैया, बाबर भैया। तो बाबर भैया ने क्या क्या बनवाया है उत्तर प्रदेश में साहब? बाबर भैया ने बनवाई है जामा मस्जिद। क्या बनवाई है? जामा मस्जिद। और जामा मस्जिद कहाँ है? संभल में। देखो जामा मस्जिद तो कई जगह हैं, दिल्ली में भी है और भी कई जगह, आगरा में भी है, लेकिन ये बाबर ने जो बनवाई थी वो संभल में बनवाई है जामा मस्जिद। ओके। आगरा में भी इसने बनवाई है, एक बहुत शानदार मस्जिद बनवाई है, आगरा मस्जिद के नाम से जानी जाती है उसको, आगरा मस्जिद। आगरा मस्जिद किसने बनवाई? ये भी बाबर ने बनवाई। और बाबर ने आराम बाग भी बनवाया है। आराम बाग मेरे घर से बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे है, आगरा में। ठीक है साहब। तो अगर उत्तर प्रदेश की ही बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई संभल वाली, आगरा मस्जिद बनवाई और आराम बाग बनवा दिया आगरा में। ओके। और देखो क्या क्या चीज़ें उत्तर प्रदेश में हुई। अब देख लेते हैं अपन अकबर ने क्या बनवाया। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में क्या क्या बनवाया तो अकबर में देखो लाल किला बनवाया, आगरे वाला। लाल किला है आगरा में, तो लाल किला आगरे वाला बनवाया था अकबर ने। ठीक है। और क्या बनवाया है उत्तर प्रदेश में? तो देखो बुलंद दरवाज़ा बनवाया है अकबर ने, बुलंद दरवाज़ा बनवाया है कि नहीं। और ये कहाँ पड़ता है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ पड़ता है? फतेहपुर सीकरी, है कि नहीं। और देखो और क्या क्या उत्तर प्रदेश में बनवाया है। तो एक इलाहाबाद का किला बनवाया है। अब तो प्रयागराज कहते हैं लेकिन किले का नाम नहीं चेंज हुआ, शहर का नाम तो प्रयागराज हो गया है लेकिन किला का नाम इलाहाबाद किला ही है। और इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद किला कहाँ है? प्रयागराज में। ये चीज़ें आप किसने बनवा दी? ये चीज़ें बनवा दी अकबर ने। ओके। अब देखो और क्या क्या देखो करवा सकते हैं अपन लोग। तो ये इस तरीके से उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल था। तो हमने पहले ये बता दिया कि इमारतें ही कौन कौन सी हैं। अब हम ये बता देंगे विशेषताएं क्या हैं। तो पहले इमारतें देख लेते हैं अपन, और देख लेते हैं, बहुत सारी इमारतें भर भर के तैयार हैं। देखो जहांगीर, जहांगीर ने कौन कौन सी बनवाई? तो जहांगीर ने बनवाया है आपका अकबर का मकबरा। ठीक है। सिकंदरा कहते हैं इसको, सिकंदरा, जो क्या है? अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा ये आगरा में पड़ता है। कहाँ है ये? आगरा में। यानी अकबर का मकबरा पूछा जाए तो कहाँ है? आगरा में। और जहांगीर ने क्या बनवाया? तो ये एतमाद दौला का मकबरा। एतमाद दौला, गलत लिख गया, एतमाद दौला, एतमाद दौला का मकबरा। ये भी कहाँ? ये भी अपना आगरा में है। तो सारी चीज़ें भाई आगरा में ही हैं, सब हमारे घर से अगल बगल में ही हैं बिल्कुल। तो ये जहांगीर की हो गई। जहांगीर ने क्या बनवा दिया? सिकंदरा बनवाया था अकबर का मकबरा, एतमाद दौला का मकबरा, ये सारी चीज़ें जहांगीर ने बनवा दी। अब देखो और क्या क्या है। तो देखो शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया। शाहजहाँ ने क्या क्या बनाया? तो शाहजहाँ ने देखो बहुत सी चीज़ें बनवाई फेमस, जैसे ताजमहल बनवा दिया, ये भी आगरा में है। अब हम वो संभव नहीं रहे जो लेबर लेबर करते थे, अब आगरा ही में सब कुछ है। बेटा आओ तुम हमारे घर पे, आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे देखने लायक। और क्या,
अभी तो पार्टी शुरू हुई है बस। आगरा की बड़ी सी गलियों में छोटा सा घर है मेरा, जहाँ मोहब्बत की दुकान है मेरी। आप भी आइए और इस आस्की का मज़ा लीजिए साहब, है कि नहीं। और मोती मस्जिद कहाँ है? ये भी आगरा में है। सब कुछ आगरा में है भैया। अरे हाई फाई सिटी है अपनी, छोटे मोटे शहर वाले नहीं हैं हम, आगरा वाले हैं, आगरा वाले। लेकिन आगरा का काम ख़राब हो जाता था क्योंकि आगरा में ससुर पागल खाना भी है। ये भी तो टेंशन है कि आगरा में पागल खाना भी था। फिर हमने सोचा यार ये हमारे शहर का नाम बर्बाद कर रहा है, तो हमने इसे बरेली शिफ्ट करा दिया है। अब बरेली वाले तुम्हारे यहाँ पे पागल खाना भी है, ठीक है। तो झुमका बरेली में क्यों गिरा था? क्योंकि पागल आशिक झुमका वहीं पे थे, बरेली में। तो ये आपने इलाहाबाद उसमें उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मुग़ल इमारतें हैं वो समझ ली। अब थोड़ा सा अपन प्रमुख विशेषताएं भी देख लेते हैं, ठीक साहब। प्रमुख विशेषताएं, ओके, कि उत्तर प्रदेश में जो मुग़ल वास्तुकला थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो इस तरीके से आप फ्रेमिंग कर सकते हैं। ये जो फ्रेमिंग हो गई, जी कहाँ चला गया, जी कहाँ बिगड़ गया? यूपी में प्रमुख वास्तुकला की प्रमुख इमारत है। तो मतलब ये जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी मेरे से गलत हो गई। यहाँ आप बाबर और यहाँ अकबर रख लेते, मतलब एक साथ दो लेके चलो और यहाँ एक साथ दो, तो ये थोड़ा मिसमैच हो गया, पर कोई नहीं, आप ध्यान से रख लेना। अब देखो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। देखो एक विशेषता तो ये हो सकती है आपकी कि इसमें संगमरमर का खूब यूज हुआ है, यानी संगमरमर, मार्बल्स का, संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग हुआ है कि नहीं। आपने अगर घूमा भी होगा तो आपको पता होगा कि संगमरमर का खूब प्रयोग किया गया है इस आर्किटेक्चर में। और साहब क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपने एक शैली सुनी होगी, इसको कहते हैं पित्राद्यूरा। पित्राद्यूरा टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। पित्राद्यूरा टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे एतमाद दौला का मकबरा बनाया मान लो, ठीक है, उसमें संगमरमर लग गया, पत्थर लग गए, साथ में थोड़ा थोड़ा हीरे जवाहरात का काम भी है। कहीं कहीं आपको हीरे जवाहरात का काम देखने को मिलेगा, और इस हीरे जवाहरात के काम को कहा जाता है पित्राद्यूरा टेक्नोलॉजी, ठीक है। पित्राद्यूरा टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। और क्या क्या मिलता है आपको देखने के लिए, तो आपको देखो गोल गुंबद देखने को मिलते हैं। जो गुंबद हैं वो गोल है, ठीक साहब, गोल गुंबद देखने को मिलते हैं। ऊंची ऊंची मीनारें देखने को मिलती हैं, ऊंची ऊंची मीनारें। लड़कियों से ज़्यादा ऊंची हैं क्या ये मीनारें हैं? ऊंची ऊंची मीनारें आपको देखने को मिल सकती हैं। और क्या क्या देखने को मिलता है आपको, तो देखो नुकीले मेहराब देखने को मिलते हैं। जो मेहराब समझते हो क्या होता है? अभी समझा रहा हूँ, रुको। आप जब जाओगे ताजमहल वगैरह देखने, तो ऐसे इस तरीके से आपको आकृति सी नहीं देखने मिल जाती, यूं यूं करके ऐसे जो बना होता है, तो जो नुक्क सी निकली होती है, नुकीले मेहराब टाइप के हो गए, ओके। ये भी आपने देख लिया। और क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आपको चार बाग शैली देखने को मिलेगी। चार बाग शैली, अगर आप लोग ताजमहल वगैरह देखा होगा आपने, तो चार बाग शैली आपने देखी होगी। चार बाग शैली मतलब क्या है कि यहाँ पे तो साहब ये तो हो गया अब सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे गार्डन है, यहाँ गार्डन है, यहाँ गार्डन है, यहाँ गार्डन, और यहाँ पे फुब्बारा लगा हुआ है, फुब्बारा पानी निकल रहा है यहाँ से, या लाइटिंग लगी हुई है। तब तो लाइट वगैरह नहीं थी, लेकिन यहाँ कुछ मतलब डेकोरेशन वाला काम है। उधर चार तरफ गार्डन ही गार्डन है, गार्डन मतलब बाग है, तो चार बाग मतलब चार तरफ बाग हैं। तो ये चार बाग शैली होती है, इसका मतलब है कि सेंटर में कुछ डेकोरेटेड चीज़ें और चारों तरफ गार्डन ही गार्डन बने हैं, उसको कहते हैं चार बाग शैली। तो चार बाग शैली भी आपको यहाँ देखने को मिलती है साहब, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो लाल किला बना है, तो इसका मतलब है लाल बलुआ पत्थर भी यूज़ किया गया है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आप सारी चीज़ें लिख के, ये कि प्रमुख विशेषताएं ऐसे ऐसे हो गई, और ये आपने ये यहाँ बता दिया कि उत्तर प्रदेश में मुग़ल वास्तुकला में कौन कौन सी इमारतें बनी थी। साहब प्रमुख विशेषताएं बता दी कि पित्ताद्यूरा टेक्नोलॉजी है, मार्बल्स का यूज़ है, नुकीले मेहराब हैं, गोल गुंबद है, ऊंची ऊंची मीनारें हैं, चार बाग शैली है, लाल बलुआ पत्थर है। इस तरीके से आपका एक अच्छा आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इसका चित्र भी बना सकते हैं, अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है। जैसे मेरी पेंटिंग बहुत ख़राब है, मैं नहीं बनाता, क्योंकि ख़राब बनाने से अच्छा है कि बनाओ ही मत। लेकिन अगर आपकी एवरेज पेंटिंग है तो आप मीनार वगैरह इस तरीके से बना सकते हो, ये ऐसे ऐसे करके बनाया हो, या चार बाग शैली इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे 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 करके, और बीच में यहाँ गार्डन रख दो, यहाँ नीचे लिख दो चार बाग, यहाँ लिख दो मीनार, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे
ऐसे आप गुंबद बना सकते हो। तो यानी चाहो तो चित्र बनाया ना, चित्र अगर आप बनाया होगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये समझ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, तो इसमें जैसे आप कॉन्क्लूजन रह गया लिखने के लिए, तो कुछ भी लिख सकते हो यार, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक देखो विद्वान हुए हैं, हावेल नाम है, हावेल। हावेल ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है ताजमहल के बारे में। और ताजमहल के बारे में हावेल ने बोला है कि यह भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, की साकार प्रतिमा है। तो आप लिख सकते हो कि ताजमहल की खूबसूरती को देखते हुए हावेल ने कहा है कि ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। भारतीय नारीत्व का मतलब हुआ कि जो भारत की जो महिलाएं होती हैं उनका जिस प्रकार वो सुंदर है, देख रही हो लड़कियों, तुम्हारी तारीफ हो रही है, उसी तरीके से ताजमहल भी सुंदर है। आए हाय है, गाना भी सुना होगा आपने, है उस आगे नहीं है कुछ भी तुम्हारे। कौन सा गाना है ये, सुनो ना संग मर मर, ऐसे करके कौन सा गाना है, गाना है ना ऐसे, सुनो ना संग मर मर कि ये दीवारें, है ना, सुना आपने, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, राज तुम्हारा, ऐसे करके बहुत अच्छा गाना है, हम लोग सुनते थे। मतलब ताजमहल की, जब भी ताजमहल जाते हैं तो इसी पर रील्स बना लेते हैं, इसलिए याद है। तो आपने ये, लड़कियों भी खुश हो गई होंगी, देखो हावेल भी हमारे बारे में कह रहा है कि हम सुंदर हैं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ, कुछ नहीं करो बैठो आराम से पढ़ाई करो, है कि नहीं। और अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। लड़कियाँ खुश हो गई एकदम, बहुत खुश हो रही होंगी। जितनी छोटी लड़कियाँ होती हैं, मतलब शॉर्ट हाइट गर्ल्स, जो शॉर्ट हाइट गर्ल्स हैं उनकी अलग ही लेवल पर खूबसूरती चलती है। एक तो भाई हाइट कम फाइट ज़्यादा होती हैं, मतलब इनकी जो है हाइट तो कम होती है लेकिन जवान ज़्यादा चलती है, ऐसी लड़कियाँ ज़्यादा खुश हो जाती होंगी, है कि नहीं आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला जो सवाल है वो है उत्तर प्रदेश के ही बारे में है, यूपी स्पेशल है, तो यूपी के संगीत घराने, संगीत घरानों के बारे में क्वेश्चन आता है अगर, तो यही वाला आंसर घुसेड़ देना कि उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों पर वर्णन करें, उत्तर प्रदेश के संगीत घरानों का पर टिप्पणी करें, कुछ भी करें, यही क्वेश्चन का आंसर होगा साहब। देखते हैं अब संगीत घराने क्या होते हैं, घराना क्या होता है। आपको घराना के बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ ताकि आसान रहे। तो घराना कुछ नहीं होता, आराम से कई सारे लोग बैठ के नाच गाना करते हैं, और जो स्पेशल इनकी फॉर्म होती है, हर चीज़ को एक स्पेशल फॉर्म में किया जाता है, तो वही स्पेशल फॉर्म करने करने को धीरे धीरे सब लोग घराना कहने लगे, तो वही होता है घराना। तो अपन लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो, घराना द्वारा विशेष संगीत शैली, घराना द्वारा विशेष संगीत शैली का प्रतिनिधित्व किया जाता है, संगीत शैली का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें जिसमें संगीतज्ञ आपस में गुरुकुल परंपरा के आधार पर, गुरुकुल परंपरा के आधार पर जुड़े होते हैं, आधार पर जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। समझ गए। तो समझ लिया आपने घराना क्या चीज़ होती है, कि घराना कुछ नहीं होता है। घराना क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संगीत शैली है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, और कई सारे संगीतज्ञ आपस में गुरुकुल परंपरा पर, यानी कोई गुरु होगा कोई चेला होगा, गुरु शिष्य जो परंपरा होती है उसके बेसिस पर जुड़े होते हैं। देखो घराने डांस के भी होते हैं और घराने म्यूज़िक के भी होते हैं, अलग अलग घराने हैं ये। यहाँ क्वेश्चन जो है वो संगीत का है, यानी म्यूज़िक का है। डांस वाला आंसर इसमें मत घुसेड़ देना, डांस का घराना अलग है, वो अलग कराएंगे, ठीक है। तो अब अपन ने समझ लिया। अब यहाँ आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हो, हल्का हल्का एक आध, जैसे आप लिख सकते हो लखनऊ घराना, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो लखनऊ घराना है, या आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो आगरा घराना है, आगरा घराना है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी दे दो तो अच्छा लगता है। अब अपन बेसिक संगीत घरानों के बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। संगीत घराने पे तो क्वेश्चन है पूरा। अब मेन बॉडी लिखते हैं अपन, संगीत घराने उत्तर प्रदेश के प्रमुख
संगीत घराने। अब आप इसको अलग से फ्रेम कर सकते हो अलग अलग तरीके से, जैसे पिछली बार अपन ने ऐसे ऐसे फ्रेम कर दिया था, इस तरीके से फिर से कर दो। तो मैं जो पिछली बार गलत कर गया था 3 बार, मैं ऐसे बता रहा था कि आप इस तरह से लिखो, एक बार में 2 पेज भी बराबर लगेगा आपका और कंटेंट भी हो जाएगा। देखो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, 20 क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। 3 घंटे मिलते हैं आपको पेपर में, 3 घंटे का पेपर होता है मेंस का, मेंस की तो चल रही है, और 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं। तो जो पहला मकसद होता है कि 20 के 20 लिख जाएं। पहली तो जिम्मेदारी ये है कि 20 लिख जाएं, कोई भी छूटे नहीं। एक ये होता है कि पेज भर जाएं सारे। पेज भरना अपने आप में एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि कैसे भी, चाहे रामायण लिखे हैं, चाहे महाभारत लिखे हैं, कथा लिखे हैं, लेकिन पेज भर जाए। तो पेज आपका तभी भरेगा जब आप थोड़ा सा अलग तरीके से ऐसे लिखोगे, जैसे ये संगीत घराना हेडिंग डाली यहाँ यहाँ, तो पेज भरा लग जाएगा आपका। पैराग्राफ लिखोगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और आप लिख नहीं पाओगे 20 क्वेश्चन पूरे। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी, निंजा टेक्नोलॉजी अपनाओ कि पेज भरा लगे। तो अपन संगीत घराने में सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, किराना घराना। कौन सा? किराना घराना। किराना घराना जो है वो कहाँ चलता है? मुजफ्फरनगर के एरिया में, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में ऐसे लिखा जाता है। किराना घराना का हो गया, मुजफ्फरनगर क्षेत्र में हो गया। और यहाँ पर कौन सा गाना गाया जाता है? तो ख्याल गाना गाया जाता है। ख्याल गायकी प्रसिद्ध है यहाँ की, ख्याल गायन प्रसिद्ध, ठीक है। बाकी एक एग्जाम्पल लिख दो बस, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद नहीं कर पाओगे। तो कोई सा भी एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिख दो जो आपको याद हो। जैसे जो भीमसेन जोशी हैं वो इसी घराने से थे, भीमसेन जोशी वो इसी घराने से हो गए। तो ऐसे आपको लिखना होता है। देखो किराना घराना ये हो गया जो मुजफ्फरनगर के एरिया में फेमस है, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। और एक एग्जाम्पल लिख दो, 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो बस, है ना। एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, दूसरा भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। जैसे रोशन आरा बेगम, रोशन आरा बेगम, ये भी इसी से ही रिलेटेड है। ओके, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, काफ़ी होता है इतना। और आप जब मैप, मैंने आपको कहा ही है कि आप मैप बना दो यूपी का बढ़िया सा। मैं नहीं बना पाता, मैं कुत्ते जैसा मैप बना देता हूँ। तो जैसे जहाँ मुजफ्फरनगर है, मान लो यहाँ मुजफ्फरनगर है, तो यहाँ आप किराना घराना लिख दो, किराना घराना ब्रैकेट में लिख दो मुजफ्फरनगर। ऐसे आप जब मैप पे भी रिप्रेजेंट कराओगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैं मैप बहुत अच्छा बना नहीं पाता, लेकिन पेपर में बना जाता हूँ, आपके सामने नहीं बनाऊँगा साहब। तो इसलिए क्योंकि जब इतना अच्छा बना ही नहीं पाता कि तुम मेरे मैप देख के हंसोगे, मतलब कॉमेडी करोगे, मजाक बनाओगे ना, इसलिए नहीं बनाता। तो संगीत घराना अपन ने समझ लिया। एक और घराना देख लेते हैं अपन, वो है बनारस घराना। बनारस घराना, सही है, खाई के पान बनारस वाला। तो अपन बनारस घराना देख लेते हैं। और ये कहाँ प्रसिद्ध होगा? सीधी सीधी बात है, जब इसका नाम ही बनारस है तो ये बनारस में ही प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिख सकते हो वाराणसी क्षेत्र में, वाराणसी क्षेत्र में हो जाएगा ये, ठीक है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी एक सिंगिंग की वो होती है फॉर्म, तो ठुमरी गायन हेतु प्रसिद्ध हो गया। एक दो एग्जाम्पल आप इसके भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल आप लिख दोगे गिरजा देवी, बहुत फेमस डांस वो है सिंगर गिरजा देवी। ऐसे ही एक सिद्धेश्वरी देवी हैं, सिद्धेश्वरी देवी। तो ये सब बढ़िया बढ़िया आपने यहाँ पर समझ लिए साहब। ओके, तो ये भी हो गया बनारस घराना, बनारस के क्षेत्र में ये फेमस हो जाएगा ठुमरी गायन के लिए। और गिरजा देवी और सिद्धेश्वरी देवी इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे 3 भाई 2 घराने कर दिए, और घराने देख लेते हैं अपन। 4-5 घराने काफ़ी होते हैं, इतने लिख पाओगे इतना याद रहता है। अगला जो घराना है वो है लखनऊ घराना। कौन सा है? लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना भी देख लो आप बढ़िया। जैसे लखनऊ का घराना कहाँ फेमस होगा? अवध क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा पूरा? तो अवध क्षेत्र में हो जाएगा ये, ठीक साहब, अवध क्षेत्र में फेमस हो गया। और अवध क्षेत्र में फेमस हो गया तो ये भी आपने समझ लिया। यहाँ किस तरह का गाना गाया जाता है? तो यहाँ ध्रुपद शैली प्रमुख है, ध्रुपद शैली हेतु प्रसिद्ध, ठीक है। तो ध्रुपद शैली के लिए फेमस हो गया। एग्जाम्पल 1-2 लिख दो आप जिसका आप चाहो।
तो एक बढ़िया जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है उनका नाम है ठाकुर प्रसाद महाराज। ठाकुर प्रसाद महाराज, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। लखनऊ घराने का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो ठाकुर प्रसाद महाराज है। तो लखनऊ घराना कहाँ फेमस हो जाएगा? अवध क्षेत्र में हो जाएगा। राजधानी लखनऊ है पूरी, अवध, उत्तर प्रदेश, अवध। वहाँ पर कौन सी प्रसिद्ध है? ध्रुपद शैली प्रसिद्ध है। और एक एग्जाम्पल आपने लिख दिया, ठाकुर प्रसाद महाराज। ओके, तो ये भी आपने देख लिया। अब अपन अपनी बात करते हैं अगले घराने की, आगरा घराना। आगरा घराना, तो ये कहाँ फेमस हो जाएगा? आगरा घराना कहाँ फेमस होगा? आगरा के एरिया में, यानी ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा। तो ब्रज क्षेत्र में ये पूरा का पूरा घराना फेमस है। ब्रज क्षेत्र मतलब वही आगरा मथुरा वाला जो एरिया है उसको ब्रज कहते हैं। तो ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा ये। ओके, अब आगरा घराने के में आपने ब्रज क्षेत्र पढ़ लिया। ये किसके लिए फेमस है? तो ये ध्रुपद जो राग होता है ना, ध्रुपद, ये वाली ध्रुपद, ये ध्रुपद शैली है। जबकि आगरा में ध्रुपद राग और एक और होता है उसको कहते हैं नौहर गायन। ठीक है, एक तो ध्रुपद राग इसके लिए प्रसिद्ध है, प्लस एक और शैली होती है उसको कहते हैं नौहर। नौहर गायन के लिए प्रसिद्ध है। नौहर गायन, नौहर, नौहर करके एक वर्ड है, वो गाने की स्टाइल होती है नौहर गायन, तो उसके लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हो आगरा घराने का। मेरा नाम मत लिख देना, संभव जन लिख के चले आओ नहीं तो, ठीक है। तो आगरा घराने का अपना अलग सिस्टम है। तो जो आगरा घराना है उसको, उसके जो फेमस वो हैं जो एग्जाम्पल, उनका नाम है हाजी सुजैन खां। हाजी सुजान खान, ठीक है, हाजी सुजान खां। तो आगरा घराना कहाँ फेमस हो जाएगा? ब्रज क्षेत्र में हो जाएगा। ध्रुपद राग और नौहर गायन के लिए फेमस हो गया। ठीक है, हाजी सुजान खां इसके लिए बड़े एग्जाम्पल हो गए आगरा घराना में। ओके, हाजी सुजान खां। अब देखो ये 4 घराने हो गए, 1 2 3 4। ठीक साहब, 1 2 घराने और लिख लो, नहीं तो इतने में ही काफ़ी पेज भर जाता है। फिर भी मैं एक दो और लिखवा दे रहा हूँ, कलेजे में ठंडक पड़ी रहे आपके। जो 1 2 घराने और देख लेते हैं, 2 देख लेते हैं, चलो ठीक है। एक घराना हो गया, उसको कहते हैं अतरौली घराना। अतरौली घराना, अतरौली घराना किस क्षेत्र में फेमस है? तो अतरौली घराना आपका फेमस है, ये आपका अतरौली जो पड़ता है अलीगढ़ के आसपास, तो अलीगढ़ क्षेत्र में तो ये प्रसिद्ध है, अलीगढ़ क्षेत्र में। और इसका जो वो है परफॉर्मेंस वो चलता है, जो देखो ये ध्रुपद है ना, ये आगरा में है ध्रुपद राग। अरे ये ध्रुपद आगरा में है और आगरा और अलीगढ़ आसपास हैं। आगरा और अलीगढ़ अगल बगल में ही हैं, पास में ही हैं। तो ध्रुपद यहाँ पर है तो थोड़ा सा ध्रुपद यहाँ पे भी चल जाता है और थोड़ा ख्याल गायकी भी यहीं पर चल जाती है। तो लिख लेते हैं साहब, ध्रुपद प्लस ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है ये, दोनों का मिश्रण चलता है। तो ध्रुपद प्लस ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हो गया अतरौली घराना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जो एग्जाम्पल आप बढ़िया सा ले लो। जो यहाँ पर है अतरौली घराने का एग्जाम्पल है, उनका नाम है काले खां और चांद खां। ये 2 हैं भाई भाई, दोनों ने इसको फेमस कर दिया। काले खां और चांद खां, खान गलत लिख गया, थोड़ा सा सही से कर देता हूँ। चांद खां, तो काले चांद कहाँ पे हैं? ये काले चांद, दोनों के दोनों काले चांद, ये अतरौली में है, अलीगढ़ ज़िले में, जो ध्रुपद और ख्याल दोनों के लिए प्रसिद्ध है। काले चांद खां अतरौली घराने से रिलेटेड हो गए। और एक और घराना आखिरी में बता देते हैं, वो है भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार है साहब, भिंडी बिक रही है, भिंडी ना बिक रही, नाम है बस भिंडी बिक रही, भिंडी बाजार। ठीक है, तो ये भिंडी बाजार घराना कहाँ फेमस है उत्तर प्रदेश में? तो ये मुरादाबाद क्षेत्र में है। कहाँ पर? मुरादाबाद क्षेत्र में खूब चलता है भिंडी बाजार घराना। और ये मुंबई से प्रेरित है, बम्बई से ये प्रेरित हुआ था। ठीक है, मुंबई से प्रेरित है, यानी इसमें बॉलीवुड की झलक आपको थोड़ी सी देखने को मिल जाएगी। लेकिन ये बात आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड शब्द से कई बार, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, बॉलीवुड शब्द लिखते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर साहब हैं ना, वो 60-70 साल के आसपास हैं, तो उन्हें थोड़ा चिढ़ होती है इस चीज़ से कि बॉलीवुड पिक्चरों की बात कर रहा है कि नहीं, इसलिए मत लिखो। बाकी चाहो तो लिख सकते हो,
मतलब मेरा आपको सलाह है कि बॉलीवुड वर्ड मत लिखो। उन्हें ये लगता है कि पिक्चर विक्चर ज़्यादा देखता होगा ये इसलिए इसने लिख दिया है ना, जबकि ये रियलिटी है। तो मत लिखो, बस इतना लिख दो, मुंबई से प्रेरित है, मुरादाबाद क्षेत्र में भिंडी बाजार घराना। इसकी जो फेमस एग्जाम्पल हैं सबसे ज़्यादा भिंडी बाजार घराना के, वो है छज्जूर खान। छज्जू खां सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनका। और दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ये भी तो सिंगर थी, बहुत फेमस लता मंगेशकर सिंगर, आपने सुनी भी होंगी। तो छज्जू खान है, वो भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। ठीक है, मुरादाबाद क्षेत्र में है, मुंबई से प्रेरित है, छज्जू खान, लता मंगेशकर। इस तरह से आपने ये घराने उत्तर प्रदेश के देखे, संगीत घराने उत्तर प्रदेश के देख लिए। तो घराना क्या था? घराना एक विशेष संगीत शैली का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कई सारे संगीतज्ञ आपस में गुरुकुल परंपरा के आधार पर जुड़े होते हैं। उदाहरण दे दिए थे आपने, लखनऊ घराना, आगरा घराना। फिर कई सारे संगीत घराने देख लिया आपने, जिसमें सबसे पहले किराना घराना देखा जो मुजफ्फरनगर एरिया में। फिर आपने बनारस घराना देखा जो बनारस के एरिया में है। फिर आपने लखनऊ घराना देखा जो अवध क्षेत्र में है। फिर आपने आगरा घराना देखा जो ब्रज क्षेत्र में है। फिर आपने अतरौली घराना देखा था जो अलीगढ़ क्षेत्र में है। और लास्ट में आपने भिंडी बाजार घराना देख लिया जो मुरादाबाद क्षेत्र में है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसको मैप पर ज़रूर रिप्रेजेंट कर देना, चाहे कुत्ते जैसा मैप बना दो लेकिन बना ज़रूर देना। ठीक है, मैप बनाओगे अच्छे नंबर लिखेंगे, मिलेंगे। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दो कि अतः उपरोक्त घरानों से ये प्रमाणित होता है कि उत्तर प्रदेश में संगीत की एक प्राचीनता आज भी विद्यमान है। जो इस तरीके से आप कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। प्रश्न नंबर 18। देखो ये मेंस की क्लास है, ठीक है, ये कोई प्री की क्लास तो है नहीं है, मेंस की क्लास है। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है यारों कि जो मेंस होता है ना दोस्तों, देखो दो तरह के आप समझ लो क्लियर। आपको अगर मेंस की क्लास पढ़ रहे हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, अपनी समझ को विकसित करना है। जब हम प्री की क्लास करते हैं तो हमें रटना होता है, याद करना होता है कुल मिलाकर, क्योंकि ये गोला भरना होता है हमें। मेंस में हमें गोला नहीं भरना, हमें पेज भरने हैं, और वो भी अच्छे कंटेंट के साथ, ताकि हमें इतने नंबर मिले कि हमारी रैंक आए। प्री हमारी रैंक डिसाइड नहीं करता, मेंस हमारी रैंक डिसाइड करता है। तो यार ये हमेशा याद रखना कि मेंस ही तो मेन है। आप अगर प्री में उलझे रहोगे, मेंस नहीं देखोगे, तो कोई मतलब नहीं है आपका पीसीएस की तैयारी का। इसलिए मेंस को तैयार करते रहो साथ में, और समझ अपनी विकसित करते रहो। ये मैं जो आपको घराने वराने बता रहा हूँ ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हवा नहीं लगती लोगों को। और आया 2023 में, 24 में इस तरह के क्वेश्चन खूब आए कि हवा नहीं लगी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पेपर 5 और पेपर 6 के क्वेश्चंस में लोग कर नहीं पाए। इसीलिए मैं आपको जो लेवल करा रहा हूँ कंटेंट का, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते जाओ। ये चीज़ें आपके काम आएंगी ज़िंदगी में। एक बार आप पीसीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अभी आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं है, लेकिन जब आप पीसीएस बन जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप बहुत कुछ हैं। ठीक है, तो बीच बीच में हंसाने के साथ साथ मैं आपको सही चीज़ें भी बताता हूँ, हंसाता रहता हूँ ताकि आप थोड़े बोर ना हो। कॉमेडी इसलिए करता हूँ कि आप एक मतलब आपको ये ना लगे कि आप बोर हो रहे हैं या मन खराब हो रहा है, तो बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट कर देता हूँ। लेकिन हमेशा याद रखना कि एंटरटेनमेंट सेकेंडरी है, सेकेंडरी है वो। प्राइमरी तो हमें क्या है, प्राइमरी हमारे लिए सिलेक्शन। ठीक है, तो मेंस की क्लास में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप भी कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश की चित्रकला से संबंधित। ठीक है, चित्रकला, उत्तर प्रदेश की चित्रकला। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश की चित्रकला के बारे में टिप्पणी करिए, उत्तर प्रदेश की चित्रकला के विकास क्रम को प्रदर्शित कीजिए, कुछ भी क्वेश्चन आए आप यही वाला आंसर को छेड़ देना साहब। ठीक है, अब आप इंट्रो लिख देना कुछ भी कि उत्तर प्रदेश में चित्रकला का विकास हर काल में देखा जा सकता है। प्राचीन काल में पुरा पाषाण काल से लेके नव पाषाण काल तक, फिर मौर्य काल तक बुंदेलखंड में अलग अलग तरह की चित्रकला देखने को मिलती है। इस तरह से कुछ भी आप लिख दो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब अपन मेन बॉडी समझते हैं साहब, मेन इसका क्या आंसर होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो चित्रकला है उसका विकास देखते हैं, वो डेवलपमेंट कि, और डेवलपमेंट क्या मतलब अलग अलग तरह से चीज़ें समझ जाएंगे। जैसे पुरा पाषाण काल जो था, यानी पाषाणकालीन जो चित्रकला थी वो कैसी थी। ठीक है, तो थोड़ा नई फ्रेमिंग कर लेते हैं अपन, ऐसे कर ले उत्तर, ऐसे जैसे हेडिंग डल गई
तो यहाँ डाल लो पाषाणकालीन चित्रकला, पाषाणकालीन चित्रकला। तो ये थोड़ा नए नए तरीके से फ्रेम करते रहो, पाषाणकालीन चित्रकला। ठीक है, इधर आप लिख सकते हो, जैसे पाषाण काल में हो गया, फिर ऐसे गुप्त काल में भी चित्र मिले हैं, तो गुप्तकालीन चित्रकला, इसके साथ में आप कंटेंट लिख दो। ठीक है, अब नए नए तरीके से आपको लिखना है, तभी तो अच्छा लगेगा। एक तरह से आप लिखते चले जाओगे एक ही फ्रेमिंग में, तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपने पाषाणकालीन चित्रकला में 2-4 उदाहरण दे लो, जैसे आप मिर्ज़ापुर का उदाहरण दे सकते हो। मिर्ज़ापुर में कुछ साक्ष्य मिले हैं, तो मिर्ज़ापुर, इस तरीके से मिर्ज़ापुर लिख कर दो, ऐसे 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 बना दो। इसका आप एग्जाम्पल लिख दो कि मिर्ज़ापुर में क्या मिला है आपको, जैसे हाथी के शिकार का चित्र मिला है, हाथी के शिकार का चित्र मिला है, शिकार का चित्र मिला है यहाँ पर मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर में क्या मिला है पाषाण काल में, तो आपको ढोकवा महारानी का चित्र देखने को मिलेगा, ढोकवा महारानी का चित्र। ऐसे आप थोड़ी नई नई तरीके से फ्रेमिंग करते रहोगे, तो कंटेंट तो आप दे ही रहे हो भाई। आपने ये बता दिया कि पाषाण काल में मिर्ज़ापुर में मिले हैं, और एग्जाम्पल आपने दे दिए, तो देखो थोड़ा सुंदर लगेगा दिखने में। बाकी आप अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपने ये मिर्ज़ापुर का एग्जाम्पल दे दिया, इधर आप गुप्तकालीन की बात कर रहे हो तो एक एग्जाम्पल इसका दे दो कि गुप्त काल में जो चित्रकला मिली है उसका दे दो साहब एग्जाम्पल। जैसे देवगढ़ का आपने मंदिर सुना भी होगा, तो देवगढ़ यहाँ डाल दो इस तरीके से, देवगढ़, और ऐसे 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 फॉर्म में इसको भर दो। और फिर ये एग्जाम्पल यहाँ निकाल दो कि दशावतार मंदिर की दीवारों का चित्र। दशावतार मंदिर कहाँ है, बताया था मैंने पिछली क्लासों में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। तो दशावतार मंदिर की दीवारों पर बने चित्र, दीवारों पर बने धार्मिक चित्र, तो ये भी तो चित्र ही है ना, बने धार्मिक चित्र, ये भी चित्र है। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, नए नए तरीके से आप समझ आ रहे हो। और देखो पेंटिंग्स के बारे में लिख सकते हो, चित्रकला के बारे में, ये पाषाण काल के बारे में भी देखो आपने लिख दिया, आपने गुप्त काल के बारे में लिख दिया। तो इससे ना डाइवर्सिटी दिख रही है, और एग्जामिनर को लग रहा है कि इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, ये वंश के हिसाब से, काल के हिसाब से भी चित्रकला को दिखा रहा है। तो इसका मतलब इसको बहुत अच्छी नॉलेज है, इसकी तैयारी बहुत अच्छी है, नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। ओके, अब अपन देख सकते हैं इसी तरीके से मुग़ल काल के चित्र भी हैं उत्तर प्रदेश में, मुग़ल कालीन चित्र है कि नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं। और देखो बुंदेलखंड के चित्र में देख सकते हैं अपन, तो ये बुंदेली चित्र के नाम से जाने जाते हैं, बुंदेलखंड एरिया के। तो मुग़ल काल, या बुंदेली लिख दो, नहीं बुंदेलखंड की चित्रकला, कुछ भी लिख दो। तो ये मुग़ल काल में देखो, अब देखो मुग़ल काल में कौन कौन से चित्र मिले, तो बहुत फेमस चित्रकार हुए हैं साहब मुग़ल काल में। तो जहांगीर तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसने चित्रकला को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया था मुग़ल काल में। तो आप इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे आप इसमें प्रमुख चित्रकार के नाम भी लिख सकते हो, प्रमुख चित्रकार लिखो इधर ऐसे, प्रमुख चित्रकार, तो फिर ऐसे 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 इस पर थोड़ा कर दो, यूं यूं करके 2-4 चित्रकारों के नाम लिख दो, अगर आपको याद है, नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। जैसे आपने अब्दुल समद का नाम सुना होगा, अब्दुल समद कितना फेमस पेंटर था मुग़ल काल में, आपने पढ़ा होगा मिडाइवल हिस्ट्री में। ऐसे ही आपने उस्ताद मंसूर का नाम सुना होगा, वो भी कितने बड़े पेंटर थे। आपने दसवंत का नाम सुना होगा, दसवंत। ये सब चीज़ें आपको नहीं सुनी है तो आपको इसका मतलब मिडाइवल हिस्ट्री आपने ठीक से नहीं पढ़ी। ऐसे ही आपने बसावन का नाम सुना होगा, अकबर के टाइम का कितना बड़ा पेंटर था ये। तो ये प्रमुख चित्रकार हो गए। वो इस तरीके से प्रमुख चित्र भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर प्रमुख चित्र लिखो, फिर ऐसे 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 करो, फिर आप लिख दो 2-4 प्रमुख चित्र। अब 2-3 ही लिखने हैं, इससे ज़्यादा याद भी नहीं रहेगा आपको, और ज़रूरी भी नहीं है जानना। तो देखो आपने एक सुना होगा हमजनामा, हमजनामा कितना बड़ी किताब है जिसमें पेंटिंग्स के बारे में लिखा होगा। ठीक है, और क्या क्या चित्र इसके फेमस हैं, तो बादशाह, जो बादशाह होते थे अकबर वगैरह, अकबर जहांगीर, तो वो अपनी खुद की पेंटिंग बनाते थे, अपना खुद का चित्र बनवा देते थे, दरबार में टंगवा देते थे। तो बादशाहों का, जो बादशाह थे ना, उनका खुद का वो था चित्र। ठीक है, तो ये सब लिख सकते हो आप बात। तो ये जैसे बादशाहों नहीं, बादशाही कर देते हैं, बादशाही, वो ज़्यादा अच्छा शब्द लगेगा। तो बादशाही चित्र ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और
बाकी तो देखो शिकार के, पशु पक्षी के, ये तो आपको हर एक जगह घुसेड़ सकते हो आप कि भैया शिकार के चित्र तो हर एक जगह मिलेंगे, पशु पक्षी के चित्र एक जगह मिलेंगे। तो पशु पक्षियों की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, पशु पक्षियों के चित्र, ठीक है, शिकार के चित्र, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, इतना काफ़ी होता है। ये अपन ने मुग़ल काल देख लिया। मुग़ल काल में क्या देख लिया अपन ने? प्रमुख चित्रकार अब्दुल समद थे, मंसूर थे, दसवंत थे, बसावन थे। मेन पेंटिंग कौन सी थी? हमजनामा नाम की पेंटिंग है, बादशाही चित्र बनाए जाते हैं, पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये अपन ने मुग़ल काल में देख लिया। अब अपन बुंदेलखंड के बारे में बात कर लेते हैं। बुंदेलखंड में क्या क्या पेंटिंग मिली है? तो यार हर जगह देखो शिकार का, पशु पक्षी का चित्र तो हर जगह मिलता है। तो अगर आपको कुछ नहीं याद तो आप ऐसी चीज़ें तो लिख ही देना, कॉमन आंसर तो हो ही जाएगा। मैं तो आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ, अलग से स्पेशल बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं आए तो आप कॉमन चीज़ें लिख दो, 2-4 नंबर तो मिल ही जाते हैं कम से कम। तो ये बुंदेली चित्र अपन समझते हैं। तो वही इसमें भी आप सेम लिख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख चित्र रहे। तो ऐसे आप साइड में लिखो प्रमुख चित्र, फिर ऐसे 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 यूँ कर दो, 2-3 एग्जाम्पल दे दो साहब। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक राजा शत्रुजीत हुए थे वहाँ पर, राजा शत्रुजीत। तो राजा शत्रुजीत सिंह नाम था उनका। तो राजा शत्रुजीत सिंह ने अपनी खुद की पेंटिंग बनवाई थी, अपना खुद का चित्र बनवाया था, बहुत फेमस हुआ था। तो लिख सकते हो राजा शत्रुजीत सिंह का चित्र, ये आप लिख सकते हो। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल इसका ये कृष्ण लीला वाला भी बहुत बड़ा है कि बुंदेलखंड जो शैली है वहाँ पर कृष्ण लीला के आपको बहुत सारे चित्र देखने को मिल जाएंगे कि भगवान कृष्ण है वो अपना लीला कर रहे हैं, वहाँ नदी किनारे बैठ के बांसुरी बजा रहे हैं या गोपियों के संग खेल रहे हैं। तो ऐसे चित्र आपको खूब देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपने बुंदेली चित्र देख लिया। तो इस तरीके से आप और भी चीज़ें खूब सारी लिख सकते हो। इतना मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर लिखा कैसे जाता है। तो ये बात ही आपको समझानी है कि कैसे चीज़ें लिखनी है ताकि आपका पेज भी भरा भरा लगे और आपका आंसर भी पूरा हो जाए। ओके, जो बुंदेली चित्र होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा और लिख सकते हो कि प्रमुख विशेषताएं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखने को तो मेरे को मतलब मैं इतना लिखवा दूंगा कि आप पागल हो जाओगे कंटेंट ख़त्म नहीं होगा। तो मैं आपको उतना लिखवा रहा हूँ कि आपका काम हो जाए। ओके, प्रमुख विशेषताएं कैसी होती हैं? तो जो बुंदेलखंड के जो पेंटिंग्स बनती हैं बुंदेलखंड में, उस पेंटिंग में जैसे राजा शत्रुजीत सिंह की पेंटिंग है या भगवान कृष्ण की पेंटिंग है, तो जो इंसान होता है उसका जो माथा होता है ना, माथा वो छोटा बनाया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड के चित्रों में आप देखोगे कि माथा जो है छोटा रहता है। तो लिख दो साहब इस तरीके से, ऐसे यहाँ ऐसे 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 कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से कि माथा छोटा रहता है। ओके, और क्या पेंटिंग की विशेषता है? तो बैकग्राउंड होता है वो एकदम सपाट होता है, कलरफुल नहीं होता। तो बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, तो पृष्ठभूमि सपाट होती है एकदम सिंपल, ये एक विशेषता है। एक विशेषता ये भी है कि जो कपड़े पहनाए जाते हैं इन पेंटिंग्स में, जैसे राजा शत्रुजीत सिंह की ही पेंटिंग मान लो, इनकी पेंटिंग है, ये कपड़े पहने हैं, नंगे तो है नहीं है ना, पेंटिंग बनी है तो कपड़े तो पहने ही हैं। तो इनकी कपड़ों पे आपको बहुत डिज़ाइन देखने को मिलेगी और डिज़ाइन को हिंदी में कहते हैं अलंकरण। तो ये देखने को मिल जाएगा। तो ये प्रमुख विशेषताओं में क्या हो जाएगा कि वस्त्रों पर अलंकरण, वस्त्रों पर अलंकरण। ये पेंटिंग्स भी देखो आपने समझ ली साहब। ओके, इस तरीके से आपने ये भी देखो देख लिया, मुग़ल कालीन भी देख ली, बुंदेली चित्र भी देख ली। और एक दो पेंटिंग्स बहुत देख सकते हो आप, जैसे ब्रज की पेंटिंग है। मैं तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रज चित्रकला है, ठीक है, ब्रज चित्रकला, इस पे भी आप लिख सकते हो अच्छी चीज़। ब्रज चित्रकला पे जैसे आपने सबके बारे में लिख दी, 4 पॉइंट्स हो गए थे। हालांकि इतना ही काफ़ी है, इतना ही लिखने में पेपर में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको जब तैयारी करा रहा हूँ थोड़ी अच्छे से करा रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ आपको याद नहीं रहेगा, कुछ चीज़ें आप भूल जाओगे। तो 4-6 पॉइंट बता देता हूँ, जिसमें से आप 4 भी लिखाए, मान लो 6 पॉइंट मैं बता देता हूँ, उसमें से अगर आप 4 भी लिखाए तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो भरोसे वाली बात है, अगर आपको भरोसा है तो आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करिए, नंबर आपके अच्छे आएंगे। अब ब्रज चित्रकला है दोस्तों, तो ये वही सीधी सीधी बात है कि किस पर आधारित होगी, भगवान कृष्ण पर होगी, है कि नहीं। तो भगवान कृष्ण पर आधारित है ये।
यहाँ के जो चित्र बनेंगे वो भगवान कृष्ण पर ही तो आधारित होंगे। कहाँ के? ब्रज के। ब्रज कहाँ पर है? मथुरा में। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण कृष्ण दिखेंगे आपको। तो ये छोटा छोटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप चाहो तो ऐसे, जो हमने ये बताया था आपको कि ऐसे 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 किया है, तो आप चाहो तो इसको भी ऐसे ही ऐसे कर दो, क्या दिक्कत है? ऐसे 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 कर दो, अलग से दिखाई देगा। बस ऐसे ही आपकी आधुनिक चित्रकला भी तो है भैया। तो आपको मैंने पुराने बता दिए, अब थोड़ा प्रेजेंट की भी बात कर लेते हैं। मॉडर्न पेंटिंग्स, आधुनिक चित्रकला। तो आधुनिक जो चित्रकला है वो कहाँ पर है साहब? वो ज़्यादातर जो विकास हुआ वो अवध क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो आधुनिक चित्रकला लिख दो, यहाँ लिख दो अवध के नवाबों द्वारा विकसित। अवध के नवाबों द्वारा विकसित। बस अवध क्षेत्र है ना, लखनऊ वाला, वहाँ पे जो नवाब थे उनने आधुनिक चित्रकला उत्तर प्रदेश में विकसित करी थी। अब एक दो एग्जाम्पल लिख दो, जिसको आप कहते हैं, क्या नाम है, रूमी कलम शैली जिसको कहते हैं। एग्जाम्पल लिख दो बढ़िया सा, इधर ऐसे कुछ करके, रूमी कलम, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं दस्तखाने अवध। दस्तखान ए अवध। ये कुछ उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको हो सकता है नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हो। तो मेंस है ना, ये मेंस का सिलेबस अलग है, ये कोई प्री नहीं है जो आपको याद करना है, ये मेंस है। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तभी आप अधिकारी बनेंगे, पीसीएस में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मेंस है, मेंस को अलग तरीके से समझना है आपको। तो देखो इतने सारे मैंने आपको कंटेंट दे दिया, कितना सारा कंटेंट हो गया, इतने में तो धुआं मच जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की चित्रकला भी आपने समझ ली। तो ये अपन ने पूरा उत्तर प्रदेश की चित्रकला भी देख ली। सबसे पहले पाषाण कालीन देखी थी, जो मिर्ज़ापुर में एक एग्जाम्पल मिला है कि हाथी के शिकार किए जा रहे थे, और एक महारानी थी, ढोकवा महारानी। ढोकला नहीं लिखाने, तुम ढोकला खाने लगो। ढोकवा महारानी है, उनका पेंटिंग मिर्ज़ापुर में मिली है। ऐसे गुप्त काल के चित्र भी मिले हैं देवगढ़ में। देवगढ़ में एक मंदिर है, दशावतार मंदिर, उसकी मंदिर की दीवारों पर धार्मिक चित्र बने हुए हैं देवगढ़ में। तो ये भी अपन ने समझा था। फिर अपन ने मुग़ल काल की पेंटिंग्स देखी थी। तो उसमें जो मेन पेंटर हैं, अब्दुल समद हैं, मंसूर हैं, या दसवंत और वसावन हैं। ये बड़े बड़े पेंटर हैं, अब्दुल समद, मंसूर और दसवंत और वसावन। इन्होंने बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बनाई थी, जिसको एक तो हमजनामा नाम से फेमस है। फिर बादशाही चित्र भी आपको देखने को मिले थे। पशु पक्षियों के चित्र भी आपको देखने को मिले थे प्रमुख चित्रों में, जो मुग़ल काल में बने हुए थे। फिर आपने बुंदेली चित्र देखा था, बुंदेलखंड वाले एरिया में, और इसमें राजा शत्रुजीत सिंह का चित्र बहुत फेमस है, राजा शत्रुजीत सिंह का। और भगवान कृष्ण लीला भी जो करते हैं भगवान कृष्ण, उसके भी फेमस पेंटिंग्स हैं। फिर इसकी विशेषताएं देखी थी अपन ने, बुंदेलखंड की। ये जो बुंदेली चित्र है ना, इसकी विशेषताएं ये है कि वस्त्रों पर अलंकरण रहता था, कपड़े एकदम डिज़ाइनिंग रहते थे, बैकग्राउंड एकदम सपाट रहता था, और छोटे छोटे इनके माथे थे। फिर अपन ने ब्रज क्षेत्र देखा था, भगवान कृष्ण पर ये आधारित है, और ये आगरा मथुरा एरिया में है। ये भी लिख सकते हो, आगरा मथुरा क्षेत्र में। ओके, ये भी अपन ने भगवान कृष्ण वाले ब्रज चित्रकला देख ली। फिर ये अपन ने नॉर्मल पेंटिंग जो आजकल जो हमारे आधुनिक उत्तर प्रदेश था उसमें बनवाई गई, वो अवध के नवाब बनवा के चले गए थे, और उनके द्वारा ये विकसित हुई थी अवध के नवाबों के द्वारा, जिसमें रूमी कलम का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, और दस्तखाने अवध का एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। दो एग्जाम्पल बहुत बड़े हैं ये, रूमी कलम और दस्तखाने अवध। इस तरीके से आपने ये उत्तर प्रदेश के पूरी चित्रकला को समझ लिया। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छाप देना, यही आंसर, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। फ्रेमिंग भी ये ज़बरदस्त है, एकदम पेज भरा भरा लगेगा आपका। अगला सवाल देखते हैं साहब, प्रश्न नंबर 19। भाई आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि मेंस बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ प्री ज़्यादा कठिन है यार। बार बार मैं समझाता हूँ, प्री में आपको गोला भरना है, आपको अगर आंसर आता है तभी आप कर पाओगे। मेंस में अगर आपने एक बार समझ लिया, जैसे ही मैंने आपको समझा दिया, इस तरह की पेंटिंग है, तो अगर आप सब कुछ भी भूल जाएंगे तब भी कुछ ना कुछ तो लिख आएंगे ना, और आपको 2-4 एग्जाम्पल भी याद रहे तो आप इतना लिख आएंगे कि आपको नंबर मिल जाए। प्री में तो आपको जब तक याद नहीं है तब तक कोई मतलब ताकत आपको पास नहीं करा पाएगी। प्री का कठिन है भाई मामला, प्री का मामला कठिन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आपका जब मेंस तैयार हो गया तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। ओके, बहुत लोड मत लो। और बताओ क्या चल रहा है सब कुछ, मौज चल रही कि नहीं चल रही है?
आनंद आ रहा है ज़िंदगी में कि नहीं आ रहा? बहुत परेशान मत हो, सब अच्छा होगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। आपको मेंस की तैयारी करते हुए आप अपना कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि मैं निकाल लूँगा या मैं निकाल लूँगी। कॉन्फिडेंस अपना एकदम हाई लेवल पर रखना अपना, ठीक है? ऐसा मत करना कि आपको ये मेंस का सिलेबस आप जो देख रहे हो, पढ़ रहे हो क्लास, आपको ये मत सोचो कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे नहीं आता तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं, आपको आता होता तो आप ये क्लास क्यों लेते, है ना? तो इस चीज़ को सोचा करो कि हाँ अभी वक्त है, मैं धीरे धीरे पढ़कर कर लूँगी या कर लूँगा। ओके, कॉन्फिडेंस मत गिराओ। बहुत लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर मेंस की क्लास देखते हैं, समझ ही नहीं, मतलब क्लास तो समझ में आती है लेकिन डर लगता है कि कितना बड़ा सिलेबस है। तो मैं कहता हूँ कि टाइम लो ना, 6-7 महीने टाइम लो, सब अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले सवाल की तरफ। जो अगला क्वेश्चन रखा हम लोगों ने, वो रखा अवध क्षेत्र के बारे में। जो अवध क्षेत्र है उसका सांस्कृतिक जो है अवध, उसकी संस्कृति के बारे में बताना है। अवध की संस्कृति। अवध मतलब कोई लखनऊ वाला जो एरिया है, जो अवध कहते थे ना, अवध के नवाब हुए हैं, तो अवध का कल्चर कैसा था, संस्कृति क्या थी, कैसी क्या थी, उसके बारे में किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप यही वाला आंसर घुसेड़ देना आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो अवध के बारे में अपन समझते हैं। इसमें देखो, आप सबसे पहले इंट्रो में आपको थोड़ा सा बता दूं, इंट्रो हेडिंग नहीं डालनी है, ठीक है? इंट्रो हेडिंग नहीं डलेगी। अवध के बारे में आपको सिर्फ इतना समझना है कि अवध के इंट्रो में आप लिख सकते हो कि इसकी स्थापना, अवध की स्थापना जो है 1722 में की गई थी और शहादत खान ने इसकी स्थापना की थी। शहादत खान ने इसकी स्थापना की थी। ऐसे 2-3 लाइन आप लिख सकते हो इंट्रो में। अब मेन अपन अवध की संस्कृति देखेंगे। देखो, जो संस्कृति होती है, कल्चर जो होता है, उसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें शामिल होता है कि आपने इमारतें कौन सी बनवाई, आपका सोसाइटी कैसी थी, आप लोग डांसिंग फॉर्म में कैसे रहते थे, मतलब नृत्य कला में आपकी विशेषताएं क्या थी, संगीत कैसा सुनते थे, चित्रकला में कैसी थी, आपकी लैंग्वेज कैसी थी, भाषा कैसी थी, खान पान कैसा था, ये सारी चीज़ें संस्कृति में आती हैं। तो अपन थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख लेंगे साहब, ठीक है? अवध की संस्कृति। तो साहब अपन सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि अवध में जो कल्चर है उसमें अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं। जैसे एक पार्ट हो जाएगा आपकी अवध की संस्कृति का, इस तरीके से आप देख लो। जैसे अलग अलग पार्ट है तो एक बार में अपन 3 पार्ट ले लेते हैं। एक पार्ट आपका हो जाएगा जैसे अवध की स्थापत्य कला, कि जो अवध में क्या क्या बना साहब। एक पार्ट आपने स्थापत्य कला देख लेते हैं अपन। एक पार्ट आप संगीत और डांस का देख लेंगे, ये भी तो संस्कृति है, तो नृत्य संगीत भी देख सकते हैं अपन लोग। एक पार्ट आप पेंटिंग्स का देख सकते हो, चित्रकला का, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें देख सकते हो। जैसे स्थापत्य कला है तो क्या क्या बना है यहाँ, यहाँ साहब इमाम, वो क्या नाम है, वो बने हैं इमाम बाड़ा, कहते हैं क्या कहते हैं, बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा, ठीक है? ये किसने बनवाया था? आसफुद्दौला ने, आसफुद्दौला। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल और है जो रूमी दरवाज़ा कहते हैं इसको, रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा, ये भी तो वहीं पर है। तो ऐसे छोटा छोटा आपको लिखना है क्योंकि कई सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। स्थापत्य कला, फिर डांसिंग भी देखते हैं अपन लोग। संगीत नृत्य में तो इसको, संगीत नृत्य में आप जानते ही हो कि लखनऊ घराना यहाँ फेमस है। लखनऊ घराना जो भी आपको कराया भी था मैंने, देखो ये कराया लखनऊ घराना, वही चीज़ें लिख दो सेम। लखनऊ घराना अवध क्षेत्र में ध्रुपद शैली के लिए ठाकुर प्रसाद महाराज एग्जाम्पल है, तो यहाँ सेम चीज़ लिख दोगे आप, क्या ही दिक्कत है? लिख दो साहब, ध्रुपद शैली के लिए फेमस है, ध्रुपद शैली के लिए फेमस है, और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ठाकुर प्रसाद महाराज, ठाकुर प्रसाद महाराज, सीधे सीधे वही चीज़ आपकी। ये संस्कृति तो है एक तरह से, डांसिंग वगैरह। चित्रकला में आप लिख सकते हो, चित्रकला में क्या लिखोगे? वही जो मैंने आपको ये कराया तुरंत अभी, ये अवध के जो चित्र बनाए मैंने, देखो ये चित्रकला ही तो थी। तो रूमी कलम और दस्तखाने अवध, सबसे बढ़िया। चित्रकला में लिख दो रूमी कलम और दस्तखाने अवध, दस्तखान ए अवध। सारी चीज़ें सिंपली वही लिखनी होती हैं घुमा फिरा के। मेंस में सबसे अच्छा यही रहता है कि एक बार आपने पढ़ लिया, वही घुमा फिरा के वही लिख दो। तो देखो ये 3 तरह की आपने लिख दी, और 3-4 तरह की देख लो साहब। संस्कृति तो लिखनी है, क्या होता है अब, लैंग्वेज कैसी थी, भाषा, खान पान कैसा है, ये सारी चीज़ें लिख दो।
खान पान, ये सब चीज़ें लिख दो। ठीक है, रहन सहन लिख दो। तो ये सब क्या होता है, यही तो है संस्कृति। तो अब आप भाषा देख लो कैसी बोली जाती थी, अवधी भाषा बोली जाती है ना, अवधी भाषा। और जो नवाब वगैरह थे वो उर्दू भाषा का प्रयोग करते थे, तो आप उर्दू भाषा का प्रयोग भी देखने को मिलता ही है वहाँ पर। ठीक है साहब, तो ये आपने ये भी समझ लिया ये भाषा के बारे में। खान पान के बारे में देख लोगे तो लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। यहाँ टुंडे कबाब बहुत फेमस है कि नहीं बताओ। टुंडे कबाब फेमस हैं, रूमाली रोटी फेमस है, रूमाली रोटी फेमस है। जो चीज़ फेमस है वो लिख दो। और हाल ही में उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है उसे गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड मिला है। आपको पता ही होगा यूनेस्को ने लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी सिटी में शामिल किया है। तो यहाँ एग्जाम्पल लिख दो कि लखनऊ को यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी मतलब होता है खाने पीने के मामले में, गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में, गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में क्रिएटिव सिटी के तौर पर शामिल किया, क्रिएटिव सिटी के तौर पर शामिल किया। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बता दी, तौर पर शामिल किया। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दी। ठीक है, ओके। तो ये आपने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पर। आपको ये बात इस तरीके से पेपर में नहीं लिखनी कि आपने बड़ी कथा लिखा होगा, नहीं तो पेज आपका देखो कितना पेज बेकार हो जाएगा। आपको सिर्फ ऐसे लिखना होता है लखनऊ और यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी में शामिल, बस कम शब्दों में बड़ी बात लिख जाए। नहीं अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो देखो 6-7 लाइनें आपकी इधर की बेकार हो जाएंगी। तो लिमिटेड पेज मिलता है ना, और फिर ऐसे लिखने पे जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर साहब हैं उनको लगता है कि इसने फालतू में पेज भरने की कोशिश करी है, इसे आता जाता कुछ नहीं है, बस पेज भर रहा है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बेकार में ये ना लगे कि आपने छोटी बात को बड़े शब्दों में लिखा। कॉपी चेक करने वाले को लगना चाहिए कि आप बड़ी बात को छोटे शब्दों में लिख रहे हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो रहन सहन में आप देख सकते हो कि जो नवाबी लहजा आपको देखने को खूब मिलेगा, नवाबी लहजा खूब वहाँ पर चलता था। तो ये गलत लिख गया थोड़ा, नवाबी लहजा देखने को मिलेगा। हर इंसान थोड़ा नवाब की तरह रहता है। अवध के नवाब ही तो कहे जाते हैं। शेरवानी पहन के वहाँ पर लोग नवाब लोग रहते थे साहब। शेरवानी का खूब देखने को मिलेगा। चिकन के वस्त्र आपको मिलेंगे खूब। चिकन मतलब मुर्गा नहीं, चिकन की जो कढ़ाई होती है, चिकन की कढ़ाई वाले वस्त्र ये आपको खूब देखने को मिलेंगे वहाँ पर। इस तरीके से आपने ये पूरा का पूरा देखो कल्चर भी देख लिया। छोटे शब्दों में कितना अच्छा आंसर लिख गया। 1722 में सआदत खान ने अवध की स्थापना करी थी। अवध में जो स्थापत्य कला है वो बड़ा इमामबाड़ा है जो आसफुद्दौला ने बनवाया। रूमी दरवाज़ा भी है। संगीत की बात करें तो लखनऊ घराना फेमस है ध्रुपद शैली के लिए। ठाकुर प्रसाद महाराज उसके बड़े एग्जाम्पल हैं। चित्रकला की बात करें तो रूमी कलम है ही, दस्तखाने अवध है ही, तो ये वहाँ की फेमस पेंटिंग्स हैं, रूमी कलम और दस्तखाने अवध। फिर भाषा कौन सी चलती है वहाँ पे, तो अवधी भाषा बोलते हैं। कहीं कहीं उर्दू भाषा, भाई उर्दू भाषा का प्रयोग तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि नवाब थे वो मुस्लिम्स थे, उनकी भाषा में आपको जो लहजा मिलेगा वो उर्दू भाषा में। या एग्जाम्पल देख सकते हो, जो वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, ये सच में लिख सकते हो आप, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है ये बात, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आप लिखोगे तो आप ये सोचो मत कि आप कॉमेडी हो गई। ये आपके कॉमन सेंस को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी लिख रहे हो। इससे जो है कॉपी चेक करने वाला सच में मुस्कुरा जाएगा और आधा नंबर ज़्यादा दे देगा आपको। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आप इसके आगे लिख सकते हो विश्व प्रसिद्ध वाक्य, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा विश्व प्रसिद्ध वाक्य, इस तरह से लिख दो एग्जाम्पल, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, ये एक विश्व प्रसिद्ध वाक्य, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ये सेंटेंस पूरे वर्ल्ड में फेमस है, विश्व प्रसिद्ध वाक्य। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके, फिर ये आपने खान पान की बात कर दी कि टुंडे कबाब बहुत फेमस हैं, रूमाली रोटी फेमस है। लखनऊ की यूनेस्को की जो गैस्ट्रोनॉमी वाली कैटेगरी है उसमें लखनऊ को क्रिएटिव सिटी के तौर पर शामिल भी किया गया है। रहन सहन के बारे में भी आपने बात कर दी कि नवाबी लहजा फेमस है, शेरवानी फेमस है पहनने के लिए, और चिकन की कढ़ाई वाले कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं। बहुत अच्छा आंसर हो गया तैयार आपका। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 19 भी अवध की संस्कृति का भी ये भी कंप्लीट हो गया आपका। ओके, अब अपन
इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि इतने से ही बहुत है। मेरा मानना है कि 4 प्रश्न पर डे होते रहें। जैसे आज हमने 4 कर लिए, कौन कौन से कर लिए, उतने काफ़ी हैं। यहाँ से शुरू किया था हमने, 4 हो गए, ठीक है। 16 से शुरू किया था, 16, 17, 18, 19, इतना ही रखेंगे। 4 प्रश्न एक वीडियो में लेंगे, इतना पर्याप्त है। धीरे धीरे आपका तैयार होता रहेगा। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।